गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको +1 आर्ट में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का सेकेंड लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ, जो लेसन का नाम है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में आपको बताया जाएगा कितने प्रकार की स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता किसे कहते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इस लेसन के बारे में पूरा का पूरा आपकी स्वतंत्रता पर जिक्र किया जाएगा। अब पहला पॉइंट मैं आपके सामने लेता हूँ कि स्वतंत्रता का अर्थ। स्वतंत्रता को पहले तो अंग्रेजी में लिबर्टी कहा जाता है, और इस अंग्रेजी शब्द लिबर्टी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कि बंधनों का अभाव, कि कोई भी बंधन नहीं होना या किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होना, ये स्वतंत्रता का अर्थ होता है। नेक्स्ट आपका लेके चलते हैं कि बिना बंधनों के अगर ये ऐसे तानाशाही शासन में मिलते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति के पास सारी सत्ता होती है, उसके ऊपर कोई निरंकुश शासक होते हैं, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती है। लेकिन यहाँ सभ्य समाज में रहते हुए कुछ उचित प्रतिबंधनों का होना भी आवश्यक है। तो स्वतंत्रता का अर्थ में अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो यहाँ तक कि स्वतंत्रता, जब तक आपकी स्वतंत्रता रहती है, जब तक किसी कार्य द्वारा, आपके द्वारा किया गया कोई कार्य किसी दूसरे व्यक्ति को कोई हानि या नुकसान नहीं पहुँचाता है, वहाँ तक आपकी स्वतंत्रता है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को आपके द्वारा किए गए किसी कार्य से दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान हो रहा है या हानि हो रही है, तो वहाँ आपकी स्वतंत्रता छिन जाती है। अब मैं आपका सेकंड पॉइंट स्वतंत्रता के पहलू लेके चलता हूँ। स्वतंत्रता के जो पहलू हैं या प्रकार कह सकते हो कि नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। कुछ विद्वान नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक में थे, कुछ सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थन में थे। तो पहले नकारात्मक स्वतंत्रता बताता हूँ आपको। नकारात्मक स्वतंत्रता होती है कुछ, जैसे रूसो जैसे विद्वान हैं, उन्होंने इनका समर्थन किया है कि स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए जिनमें कोई भी प्रतिबंध ना हो, व्यक्ति जो चाहे वह अपनी इच्छा से कर सके। इस प्रकार की स्वतंत्रता का वो समर्थन करते हैं। और इस तरह की स्वतंत्रता सभ्य समाज में संभव नहीं है, क्योंकि समाज में रहते हुए आप समाज से जुड़ते हो, और समाज से जुड़ने के कारण आप इस तरह की स्वतंत्रता को नहीं अपना सकते। नकारात्मक स्वतंत्रता केवल आप कह सकते हो कि जब आदि मानव के टाइम में उस तरह की सिचुएशन में आप रहते थे जंगलों में, उस सिचुएशन में आप अपना सकते हो उस चीज़ को। नकारात्मक स्वतंत्रता वहाँ पर आपकी स्वतंत्रता लागू हो सकती है जहाँ पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता था पहले। लेकिन अब सभ्य समाज में रहते हुए आपको हर पहलू को देखकर कार्य करना होता है। अपनी इच्छा से आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता आप कर सकते हो, जो केवल आप तक निर्धारित है, आप तक सीमित है, उन चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जो आपके किए हुए कार्य से कोई दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है, वहाँ आपकी स्वतंत्रता नहीं होती है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता में कई विद्वान इस पहलू पर जोर देते थे कि स्वतंत्रता ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता वह होती है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से जो करना चाहे वो सभी कार्य कर सके। इस तरीके की स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता में उन पॉइंटों को शामिल किया गया है कि स्वतंत्रता होती है, प्रतिबंध होने चाहिए, लेकिन इतने अधिक भी नहीं कि मनुष्य अपने आप को कह सकते हो कि कैदी के रूप में महसूस करे या अधिक बंधनों में बंधा हुआ महसूस करे। जो व्यक्ति तक केवल अपने एक व्यक्ति के अपने जीवन तक निर्धारित है, वहाँ तक की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ना कि दूसरे लोगों को, मान लीजिए दूसरों लोगों की मर्डर करना या उनसे जान से मार देना या उनके अधिकारों का हनन करना। इस तरीके के व्यवहार नहीं होने चाहिए, इन पर प्रतिबंध होना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, उचित प्रतिबंध नहीं होंगे, तो फिर वही कहावत लागू हो जाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी हो जाएगी, कि जिसमें जो ताकत होगी, जिस तरीके से जो करना चाहेगा वो करेगा, और जो कमज़ोर है उसको स्वतंत्रता नहीं होगी, स्वतंत्रता हनन हो जाएगा, उनकी स्वतंत्रताएं छिन जाएगी। तो इस प्रकार से आपके सभ्य समाज में या प्रजातंत्र शासन में कह सकते हो कि सकारात्मक स्वतंत्रता लागू है।
जिसमें आप व्यक्तिगत मामलों में अपने फैसले खुद ले सकते हैं। बाकी दूसरे समाज के उन सभी चीज़ों के, दूसरे लोगों से संबंधित आपके जीवन के अधिकार के फैसले आप नहीं ले सकते हो। अब मैं आपको स्वतंत्रता के प्रकार बताता हूँ कि स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता किस स्वतंत्रता को कहा जाता है? प्राकृतिक स्वतंत्रता उस स्वतंत्रता को कहा जाता है कि जब राज्य की स्थापना से पहले, मान लीजिए कोई राष्ट्र है या राज्य है, उसकी स्थापना से पहले जो प्रयोग करते थे आप, वो आप प्राकृतिक स्वतंत्रता कह सकते हो। जैसे जो आपके संसाधन वगैरह मिले हुए हैं आपको, पहाड़ है, पर्वत है, पानी है, नदियाँ, जंगल वगैरह, फॉरेस्टर हैं, तो इन चीज़ों को आप कह सकते हो कि प्राकृतिक स्वतंत्रता प्रकृति ने आपको दी है। ये किसी दूसरे व्यक्ति की देन नहीं है, ये प्रकृति की देन है। तो इन चीज़ों को आप प्राकृतिक स्वतंत्रता कहते हो। कुछ लेखकों के अनुसार व्यक्ति को प्राकृतिक स्वतंत्रता पैदा किया गया है और उसे हर कार्य करने का पूरा अधिकार है। उसकी किसी भी कार्य करने की शक्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। जबकि रूसो ने अपनी पुस्तक सामाजिक समझौता में कहा, इसका समर्थन किया है कि भाई प्राकृतिक स्वतंत्रता में हम सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता जो नेचुरल से संबंधित है उन चीज़ों के ऊपर है। नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं आप नागरिक स्वतंत्रता का। नागरिक स्वतंत्रता में आप इस तरीके के कह सकते हो कि वह स्वतंत्रता जो एक व्यक्ति को एक संगठित समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता, जब कहीं आप किसी राज्य के देश में रहते हो तो वहाँ की आपकी नागरिकता मिलती है, तो ये नागरिकता स्वतंत्रता है आपकी कि वहाँ उस समाज में रहने के साथ साथ वो व्यक्ति उन अधिकारों में से संबंध रखता है जिनका प्रयोग करके वह अपना नागरिक जीवन उन्नत कर सकता है। कह सकते हो कि अपने जीवन का विकास कर सकता है। इसमें कई प्रकार के अधिकार शामिल हो जाते हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार, या कोई भी व्यवसाय या पुस्तकें वगैरह लिखने का अधिकार, कानून के समक्ष मानता। ये वैसे ज़्यादातर आप जो मैं बता रहा हूँ ये सारे आपके मौलिक अधिकार में है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार ये सारे उसमें संबंधित है, तो ये नागरिक स्वतंत्रता में है। इस तरीके की स्वतंत्रता ये प्रकार है कि भाई इस स्वतंत्रता में कौन कौन से कार्य शामिल किए जाते हैं। राजनीतिक नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का। राजनीतिक स्वतंत्रता में किस तरीके के आता है कि भाई चुनाव लड़ने का अधिकार, संगठन या पार्टी बनाने का अधिकार, इसमें चुनाव मत देने का अधिकार, सार्वजनिक पद पाने का अधिकार, इस तरीके के जो अधिकार होते हैं वो आपके राजनीतिक स्वतंत्रता में शामिल किए जाते हैं। ये आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता में शामिल होते हैं ये अधिकार आपके। नेक्स्ट है आपका आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार ये स्वतंत्रता का रूप है, तो आर्थिक स्वतंत्रता कह सकते हो इसको। आर्थिक स्वतंत्रता के उचित उपभोग के लिए आर्थिक स्थिति का अच्छा होना आवश्यक है। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की बेरोजगारी तथा भूख से मुक्ति है। यह नागरिक के उस अधिकार को मान्यता देती है जिससे उसे अपने रोजगार चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। आर्थिक अधिकार का स्वतंत्रता का मतलब है कि जब किसी भी व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता कब मानी जाएगी, जब उसको किसी भी कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा तो उसकी आर्थिक स्वतंत्रता है, क्योंकि वो कोई भी कार्य करके पैसा कमा सकता है और वो उसकी आर्थिक स्वतंत्रता होगी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता में आप कह सकते हो कि जब हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है तो उसी प्रकार से एक राष्ट्र का भी स्वतंत्र होना अनिवार्य है। जब किसी दूसरे राष्ट्र के नीचे कोई गुलाम नहीं होता है, जैसे भारत है पहले ब्रिटिश शासन के साथ गुलाम था लेकिन 1947 को आज़ाद हुआ, तो ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता है। हमारे राष्ट्र के ऊपर अब किसी दूसरे देश या विदेश के लोगों का कोई प्रभुत्व नहीं है और हमारे देश का शासन हमारे ही देश के नागरिकों द्वारा, व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा है। ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहलाती है।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत कुछ आपका शब्द से भी आभास हो रहा होगा आपको कि व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मतलब कि निजी। निजी स्वतंत्रता वही होती है कि स्वतंत्रता केवल जो कार्य आप अपने तक सीमित रखते हो, जिस किसी दूसरे का पर उस कार्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहते हैं। यहाँ तक कि कई बार कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं कि परिवार के सदस्य, एक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों का भी हस्तक्षेप सहन नहीं करता है, या कह सकते हो इंटरफेयर नहीं होने चाहता है कि उसका भाई बहन माता पिता या किसी को भी अपने कार्य में दखल अंदाजी देने की परमिशन नहीं देता है, छूट नहीं देता है, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता भी मौलिक अधिकारों में शामिल है। ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता में किसी भी धर्म को अपनाने का, किसी भी धर्म की वेशभूषा पहनने का, किसी भी धर्म की पूजा पाठ करने का, किसी भी धर्म के संगठन बनाने का या धार्मिक प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता आपको दी जाती है। ये धार्मिक स्वतंत्रता है। जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में किसी भी धर्म को कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना सकता है तथा उसकी पूजा अर्चना कर सकता है। अब आती बात की स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार थे। इन स्वतंत्रता को सुरक्षित कैसे रखा जाता है, या इन स्वतंत्रता को की रक्षा कौन करता है? अब ये है स्वतंत्रता के संरक्षक। संरक्षक में आपका पहला सबसे आ जाता है कि मौलिक अधिकारों की घोषणा। मौलिक अधिकार, आपके 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनमें लगभग एक व्यक्ति के कह सकते हो कि सारे अधिकार शामिल हो जाते हैं किसी न किसी रूप में। सभी प्रकार के जीवन को जीने के लिए, जीवन का विकास करने के लिए उसमें सारे अधिकार शामिल हो जाते हैं। जैसे व्यक्तिगत नागरिक अधिकार बताया मैंने, समानता का अधिकार बताया, धार्मिक स्वतंत्रता का, शिक्षा का, संस्कृति का, सारी अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल हो जाते हैं। तो मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में उनके अधिकारों की सुनवाई होती है। वो अपनी अपील डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है और वहाँ उसको अधिकार दिलाए जाते हैं। दूसरा है प्रजातंत्र अधिकार। प्रजातंत्र शासन कह लो या जो भी, प्रजातंत्र का कह सकते हो कि जो आपकी स्वतंत्रता है वो केवल प्रजातंत्र में ही आप उसका उपयोग कर सकते हो, जबकि तानाशाही शासन में या उस तरीके में आप अधिकारों की या अपनी स्वतंत्रता को जीवित नहीं रख सकते हो। प्रजातंत्र में क्या होता है कि जनता का शासन होता है। जनता अपने उम्मीदवारों को अपने मत के आधार पर उनको चुन के भेजती हैं। अगर वो कोई गलत कार्य करते हैं तो उनके खिलाफ प्रदर्शन वगैरह करके उन गलत जो कानून बनाए जाते हैं या आपकी स्वतंत्रता का छीनने का कार्य किया जाता है तो उसके प्रति आप विरोध कर सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो और उन कार्यों को, आपकी स्वतंत्रता को छीनने से रोक सकते हो। ये होता है आपका प्रजातंत्र शासन। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है न्यायपालिका का स्वतंत्र। न्यायपालिका का कार्यपालिका विधानपालिका से स्वतंत्र है, अलग है, पृथक। मतलब क्या होता है कि अलग होना। न्यायपालिका किसी के भी दबाव में कार्य नहीं करती है, चाहे वो कार्यपालिका हो चाहे विधानपालिका हो। विधानपालिकों का काम होता है कि कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम होता है कि कानूनों को लागू करना, तथा न्यायपालिका काम होता है कि जो कानून बनाए गए हैं उनका अगर कोई उल्लंघन करता है या किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है तो उनकी जांच, उनका दंड का प्रावधान न्यायपालिका में किया जाता है। तो ये इस तरीके के ये पॉइंट हैं जो आपकी स्वतंत्रता को बरकरार रखने में आपकी सहायता करते हैं। एक जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण कह लो या शक्तियों का बंटवारा। शक्तियाँ जब किसी एक व्यक्ति में, प्रजातंत्र शासन है, लोकतंत्र शासन कह सकते हो, इसमें शक्तियाँ बटी होती हैं, किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियाँ नहीं होती हैं। तो इस तरीके से आपकी जो स्वतंत्रता है उनको हनन होने की या स्वतंत्रता ख़त्म होने का खतरा न के बराबर हो जाता है। जबकि तानाशाही राष्ट्र जो होते हैं, जैसे
नॉर्थ कोरिया वगैरह में जो तानाशाही है, उनमें अब शासन है, उनमें एक व्यक्ति के पास सारे अधिकार होते हैं और वो जैसा चाहते हैं वैसा करने की को कर सकते हैं, व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रता को छीन सकते हैं। तो आपका शक्तियों का विकेंद्रीकरण यहाँ केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर अलग अलग शक्तियाँ बांटी हुई हैं। सभी के शक्तियों के अपने अपने अधिकार हैं। कुछ विषय केंद्र के अधीन रखे गए हैं, कुछ विषय राज्य के अधीन रखे गए हैं और कुछ विषय स्थानीय शासन पंचायत के अधीन, जिला परिषद के अधीन रखे गए हैं कि भाई इन कानूनों का निर्माण ये सरकारें करेंगी। नेक्स्ट आपका आता है कि कानून का शासन। कानून का शासन में आप कह सकते हो कि कानून के समक्ष समानता से है, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, कानून के समक्ष सभी समान है। अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, एक गरीब व्यक्ति कोई अपराध करता है, मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति वही सेम अपराध करता है, तो दोनों के लिए सज़ा का प्रावधान सेम रहेगा, दोनों को सेम सज़ा मिलेगी। अगर एक किसी मर्डर के लिए किसी गरीब व्यक्ति को 5 साल की सज़ा दी जाती है, तो अमीर व्यक्ति अगर किसी का मर्डर करता है तो उसमें भी उसको 5 साल की सज़ा होगी। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई गरीब व्यक्ति को सज़ा सुना दी जाए, अमीर व्यक्ति को उसको रिहा कर दिया जाए, इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है। कानून का शासन यही समझाता है कि कानून के समक्ष समान है। राजनीतिक शिक्षा। राजनीतिक शिक्षा, जब आपको अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखना है, अपने अधिकारों को बरकरार रखना है, तो आपको राजनीतिक शिक्षा होनी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको अपने अधिकार और कानूनों के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकते। क्योंकि जागरूक जो व्यक्ति होते हैं, अगर आपकी कोई स्वतंत्रता का हनन करता है, अधिकारों का हनन करता है, तो वहाँ आपको उनके खिलाफ विरोध करने की ज़रूरत होती है। और जब आपको अपने अधिकारों का उनको पता ही नहीं होगा तो आप किस चीज़ के ऊपर विरोध करोगे? आपको पता ही नहीं है कि मेरा अधिकार क्या है, तो आप तो समझोगे कि भाई ये तो सभी नहीं के अधिकार है, हमारा तो अधिकार है ही नहीं। तो आपको राजनीतिक शिक्षा के बिना भी कह सकते हो कि आप अपने अधिकार या स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं रख सकते हो। मजबूत विरोधी दल। मजबूत विरोधी दल की बात आती है कि जब सरकार, एक सत्ता दल होता है और एक विरोधी दल होता है। जब किसी भी सरकार का, मान लीजिए लोकसभा में जो 2 दल, एक दल बहुमत दल होता है जो सरकार बनाता है, दूसरा जिसको कुल विधानसभा लोकसभा की 10% सीटें प्राप्त होती हैं, उसको विरोधी दल की भूमिका, विरोधी दल में चुना जाता है। और जो सरकार जो भी कार्य करती है उन पे पक्ष कह सकते हो, पक्ष विपक्ष या वाद विवाद किया जाता है। कोई नए कानून नियम लागू किए जाते हैं कि भाई ये जनता के लिए उपयोगी हैं या हित में है या अहित में है, उस तरीके से उनकी समीक्षा करने के बाद ही वो लागू किए जाते हैं। तो एक मजबूत अगर विरोधी दल होता है तो वहाँ वह भी आपकी स्वतंत्रता को या अधिकारों की रक्षा के रूप में कार्य करता है, संरक्षक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता में आ जाता है आपका मीडिया। मीडिया को हर चीज़ की स्वतंत्रता है, वह चाहे गरीब की खबर हो, अमीर की खबर हो, उस सभी को दिखाता है। और कई बार आपने न्यूज़पेपर में या इन खबरों में देखा होगा कि कई ऐसे अपराध होते रहते हैं और जब तक वो लोगों की नज़र में नहीं आते तब तक चलते रहते हैं, लेकिन जब मीडिया उन चीज़ों को न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल पे प्रकाशित करती है तो उसके बाद प्रशासन सख्ती से उनका बंद करवाता है या उनके ऊपर एक्शन लेता है। और जब तक कोई खबर नहीं छपती है तब तक वैसे ही चलते रहते हैं। तो जहाँ तक कह सकते हो कि प्रेस की स्वतंत्रता भी आपकी स्वतंत्रता और अधिकारों को काम लागू रखने में या आपकी बरकरार रखने में आपका अहम पॉइंट है, आपका रक्षक है। तो ये था आपका सेकंड लेसन जो मैंने ज़्यादातर पॉइंट उसके टच किए। पूरा लेसन ही स्वतंत्रता के ऊपर है। इसमें स्वतंत्रता के प्रकार बता दिए, स्वतंत्रता के संरक्षक, नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता के अर्थ, लगभग यही पॉइंट है इसमें स्वतंत्रता। बाकी आपके जो नेक्स्ट लेसन आते जाएंगे उसमें स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार वगैरह उनमें बताया जाएगा। धन्यवाद।